हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हीट होती है, मास होती है। मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। इसके एग्जाम्पल होंगे रबिंग ऑफ प्लास्टिक स्केल ऑन हेयर। जैसे भी हम किसी प्लास्टिक स्केल को अपने बालों पर रब करते हैं तो पीसीज ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड। तो जब हम उसको पेपर के पीसीज के पास ले जाते हैं तो वो पीस उस स्केल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये चार्ज की वजह से होता है, ड्यू टू चार्ज। इसमें दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाउ डज स्केल गोट चार्ज? तो इस एग्जांपल में स्केल चार्ज कैसे? इसका आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। प्लास्टिक स्केल में इलेक्ट्रॉन गेन हुए जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज हो गया। किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और हेयर में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसने एयर ने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये अभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज हो। इस फिनोमिना को हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे हम समझेंगे कि जो चार्ज है वो सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो एक सिस्टम का चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम प्लास्टिक स्केल का चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एयर्स का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट मिलेगा हमें। एटम के अंदर भी हमारे पास तीन टाइप के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम है, मैंने लो है, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये हम जनरली इसको माइक्रो कूलम और नैनो कूलम की यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻⁶ को हम कहते हैं माइक्रो कूलम, और 10⁻⁻⁹ को कहते हैं हम नैनो कूलम। अब हमारे पास आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all the other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. In simple words, इसको समझेंगे तो टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो इक्वल टू होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्ज। बाकी की जो भी फोर्स इस चार्ज पे लग रही है उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा उस पे, टोटल फोर्स एक चार्ज पे। नेक्स्ट वी हैव कूलम लॉ। कूलम लॉ किस लिए होता है? किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उनके बीच जो फोर्स लगती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है कूलम लॉ। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलम के अनुसार F is directly proportional to product of charge and inversely proportional to distance 1/r²। From both equations we conclude that F is directly proportional to Q1 Q2/r². Here constant of proportionality is given by K. K is constant of proportionality, which by calculation gives 1/4πε0 is equal to 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। हम समझेंगे F जो है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों से हम देखेंगे F जो है वो Q1 Q2/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट हटाने के लिए हमने K यूज़ कर लिया है, और K की वैल्यू मैथमेटिकली होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम इस लॉ में। अगर हाई चार्ज होगा तो हाई फोर्स होगी, जैसे कि इस फॉर्मूले में देखेंगे हम। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो एफ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और डिस्टेंस हाई तो लो फोर्स। डिस्टेंस, अगर यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी और उसका स्क्वायर होगा जो कि 1 से डिवाइड है तो फोर्स कम होगी। सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच। इस लॉ में अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा डिस्टेंस इफेक्ट, मतलब डिस्टेंस का फोर्स पर क्या असर पड़ता है। अगर हम इसको लॉ में डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स हमारी 1/4 हो जाती है, और डिस्टेंस को अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो फोर्स 1/9। जैसे कि हम देखेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस में डबल मतलब आर की जगह 2r कर देते हैं तो नई फोर्स जो होगी इस आर का स्क्वायर होगी, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो 1/4 इंटू ये इसके इक्वल आ जाएगा इंटू फर्स्ट फोर्स, तो ये 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगी। सिमिलरली इसमें आर को 3r रखेंगे ना तो 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, 1/9 कॉमन इंटू एफ, तो ये ओरिजिनल फोर्स का 1/9 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कूलम लॉ की लिमिटेशन, क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं होता। तो फर्स्ट लिमिटेशन होगी द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो रेस्ट पे होने चाहिए, वे मूविंग नहीं होने चाहिए। अगर मूविंग होंगे ना तो इस पे वो फोर्स लग नहीं पाएगा, क्योंकि उनका डिस्टेंस बार बार चेंज होता रहेगा और हमें फाइनाइट डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा जिससे हम फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, मतलब उनका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब जो उनके बीच की सेपरेशन का डिस्टेंस है ना उससे भी कम। मीन्स ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q1 Q2, और ये इनका डिस्टेंस हो गया R। ऐसे होने चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज। अब ऐसे नहीं होने चाहिए Q1 एंड Q2, मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये यहाँ पे वैलिड होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। थर्ड, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, मतलब जो न्यूक्लियर का साइज होता है ना उससे ज़्यादा सेपरेशन का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, अगर इससे कम होगा ना तो जो न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लगती है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बजाय वो डोमिनेट कर जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिससे हमारी ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग पाएगी और हमारा ये लॉ फेल हो जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब कोई बॉडी है वो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड दे रही है, तो 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी कितने दे रही है इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁹। तो चार्ज कितना निकलेगा, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू N इक्वल टू E, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एन हमारा ये आ गया यहाँ से 10⁻⁹, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जिससे हमारा क्यू की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, इतना चार्ज लेने के लिए हमें कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम का चार्ज लेने के लिए हमें कितना लगेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, जो कि आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम ईयर में बदल लेंगे। तो ईयर के लिए यहाँ पे 365 और यहाँ पे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उसके लिए 24 इंटू 1 घंटे में हमारे पास होती हैं
3600 सेकेंड, उसको हम बदलेंगे तो 198.18 ईयर्स, मतलब इतना बड़ा होता है 1 कूलम चार्ज की, उसको इतने चार्ज निकालने के लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने पढ़ लिया, जो कि होता है एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, ये दो बॉडीज के बीच में होता है विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, इसमें बॉडीज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझें। कंसीडर अ सोर्स चार्ज क्यू, ये क्यू चार्ज हो गया, प्लेस डेट पॉइंट ओ पॉइंट पे रखा हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे रखा है। द चार्ज क्यू इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड, तो ये क्यू चार्ज है ना, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बना लेगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम सर्दियों में किसी कमरे में जाते हैं, उसमें हीटर होता है, हम बाहर से आए हैं तो हमें कमरा गर्म लगता है क्योंकि जो हीटर है उसने एक हीटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है अपने उस कमरे में। ऐसे ही जो क्यू है उसने भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे अगर हम इसको एग्जिस्टेंस चेक करनी हो तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट, ये क्यू नोट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, देखेंगे आप क्यू नोट पुट कर दिया। कॉल्ड दी टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी पे है, ये हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा। इफ फोर्स एफ इज एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज, अगर इस पे कोई एफ फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे क्यू नोट पे, देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट पॉइंट पी, तो हम कहेंगे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। दिस चार्ज क्यू इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज एट इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू जो है इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया पी क्यू, और ये हमारा क्यू नोट, ये भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट ए पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सिमिलरली ऊपर वाला केस आ गया, क्यू नोट पे अगर फोर्स लग रही है ना सोर्स चार्ज की वजह से, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। और सिंपलर वर्ड्स में इसको समझेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिसलिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इसे हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की एक यूनिट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, लिमिट क्यू नोट अटेंड टू 0, क्योंकि ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है जो हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। whose direction is same as that of the force F exerted on a positive test charge, जिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। चलिए अभी हम इसकी यूनिट और डायमेंशंस पढ़ेंगे। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है एक यूनिट चार्ज पर एक यूनिट पर कितनी फोर्स लग रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट इसकी होगी न्यूटन पर कूलम, वो पिछले फॉर्मूले से आ गई। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड होती है हमारी फोर्स बाय चार्ज, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट होगी। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, चार्ज का सिंबल होता है सी, चार्ज का सिंबल होता है सी, तो सी को हम तोड़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ये हो गया 1 एम्पियर होता है हमारा करंट, 1 कूलम होता है हमारा चार्ज और 1 सेकेंड होता है हमारा टाइम। इससे ही हम सी को लेंगे तो a इंटू टी से
-3 हो जाएगी टी की, तो MLT-3 A-1 इसकी होती है डायमेंशंस। आगे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब महत्व क्या होता है। बाय नोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ चार्ज्ड प्लेस्ड ऑन दैट पॉइंट। मतलब अगर हमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है ना, तो हम बता सकते हैं उस पे चार्ज्ड द फोर्स ऑन अ चार्ज। मतलब एक चार्ज है ना, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझने के लिए हम एक ये न्यूमेरिकल करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9 इंटू 10⁻31 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19। हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स में ये वाला फॉर्मूला रखेंगे बाय एम, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁴ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31, जिससे हमारा एक्सेलरेशन आएगा 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो जिससे हमारी यू हो जाएगी 0, एस डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा टाइम ट्रेवल आ जाएगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज ड्यू टू अनदर। एक चार्ज है ना, उस पे दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजाइन अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। एक रीजन होता है एक चार्ज के अराउंड जहाँ पे दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये ई से रिप्रेजेंट होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। एंड इस पे एक लास्ट पार्ट होता है हमारा, एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मान लीजिए हमारे पास ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है और फोर्स लग रही है Q0 की डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ लगेगी। तो कूलम चार्ज की मदद से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर हो गया इसकी डायरेक्शन के लिए, इक्वल टू F बाई Q0। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू पुट बाई Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम।